नमस्कार, जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। कर्नाटक से हलाल विवाद शुरू हुआ और अब यह विवाद उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। हालांकि यहां बहस हलाल मीट को लेकर नहीं है, बल्कि गाजियाबाद में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि धर्म के आधार पर या कहें कि खाने पीने की आजादी पर धार्मिक पहरा क्यों? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गाजियाबाद नगर निगम का वो आदेश दिखाते हैं जिसमें कहा गया है कि बैन लगाया जाएगा नवरात्र के दौरान 9 दिन गाजियाबाद नगर निगम के दायरे में मांस और मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन गाजियाबाद नगर निगम ने अपने आदेश में मीट बैन को लेकर नई डिबेट छेड़ दी है। इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि आज गाजियाबाद में क्या हुआ। दरअसल नवरात्र के पहले दिन यानी आज से गाजियाबाद में सभी मीट की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसका पालन करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने 6 टीमें बनाई। इससे पहले विभाग की एक टीम कल गाजियाबाद की मीट दुकानों पर पहुंची थी। दुकानदारों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दुकानों के अंदर गंदगी देखकर अधिकारी ने मीट दुकानदारों को जमकर लताड़ लगाई। दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर साफ सफाई नहीं बरती गई और जल्द ही अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर दुकानें गिरा दी जाएंगी। इस दौरान 20 से ज्यादा मीट दुकानदारों पर कार्रवाई भी की गई। कई दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी एन झा ने नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई की। तकरीबन 20 से ज्यादा मीट की दुकानों की सील किया गया और अब आगे से खुले में मीट बेचने वाली दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको सुनवाते हैं अधिकारी क्या कह रहे हैं। ये बाहर तो कभी नहीं रहना चाहिए। अगर अगले बार रहा तो मैं नगर निगम से बुला करके बोले तो मैं तोड़वा दिया तो फिर क्या नाम ये रहेगा, ये खाओगे तुम? तुम्हारा ही है। कहाँ गया मालिक इसका? बुला के ना उठा के हटा यहाँ से। अगर एक भी किसी के यहाँ दिख गया मैं बुलडोजर मना करके वहां तक ना तोड़वा दिया तो फिर कहना जैसे बोकरा में तोड़वा दिया था ना। तुम लोग चाहते हो यही हो तो यही होगा। सब सामान उठा के रख रहे हो कि नहीं अंदर? उसी जगह क्यों नहीं खाना बनाते हो? वहां से लाओ ये इसको खाली करो। ये नगर पालिका की जमीन है ना, है या तुम्हारा वहां से है ना? इतना क्यों रखे हुए? तो असीम वकार और विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल विनोद बंसल जी से। विनोद बंसल जी, जिस तरह से रोक लगाई गई है तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नवरात्र में मीट की दुकानें गाजियाबाद में बंद कर दी गई हैं। क्या एक धार्मिक पहरा जरूरी है भोजन पर? नहीं, देखिए, धार्मिक पहरा वाली बात नहीं है, ये पुरानी परंपरा भी है और हमें पता है कि भी नवरात्रों पर हम जो है ना वो मीट मदिरा और इस तरह के व्यसन का प्रयोग नहीं करते और ये हमारी आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ जी। वो पहले भी मीट की दुकानों पर इस तरह से प्रतिबंध लगता रहा है और इसमें मुझे लगता है सबको सहयोग करना चाहिए। इसमें किसी को इसको सांप्रदायिक चश्मे से देखने वालों को थोड़ा सा बाज आना चाहिए। बात यह है कि जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नहीं है, जो देश की सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार नहीं है, तो उसमें सबको सहयोग करना ही चाहिए। इसमें कोई नई बात तो है नहीं जी। लेकिन हाँ, जो विरोध कर रहे हैं उन विरोधियों को ये समझना पड़ेगा कि हम भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति के साथ में और भारत की जो मान्यताएं हैं, विश्वास है, जो परंपराएं हैं और जो आस्था है, उन आस्था का सम्मान सबको करना चाहिए। इसमें जो है किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे लगता है कि वो इसका मतलब वो भारत की परंपराओं का सम्मान नहीं करता। तो ये जो है ये इस तरह का मुद्दा है। वसीम वकार जी, जिस तरह से बैन लगाया गया है इस पर आप क्या सोच रखते हैं? क्या ये भारतीय संस्कृति के सम्मान के खिलाफ है अगर आप 9 दिन मांस मदिरा का पालन करते हैं तो?
नहीं, देखिए बंसल जी ने भी कहा कि मांस और मदिरा ये दोनों चीज़ें नवरात्र में न खाई जाती हैं और ना इनका मतलब सेवन होना चाहिए। मैं बंसल जी से सहमत हूँ, लेकिन बंसल जी एक बात बताना भूल गए और शायद मैं समझता हूँ बता भी नहीं पाएंगे बेचारे, कि मांस तो बंद कर दिया आपने और मदिरा की दुकानें तो खुली हैं और मदिरा तो वैसे ही पी जाएगी। मदिरा की दुकानों पर क्यों प्रतिबंध नहीं लग रहा है, बैन लग रहा है? उसका कोई रीज़न, सही रीज़न मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं दे पाएगी और बंसल जी बैठे हैं ये भी नहीं दे पाएंगे। अगर आपको धर्म का ही पालन करना है तो पूर्ण रूप से कीजिए, पूरे धर्म का पालन कीजिए। आधे धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं आप? कि आपने कह दिया कि साहब मीट मांस बंद और मदिरा खुली, ये कैसा धर्म का पालन आप कर रहे हैं? सरकार को तो जवाब देना होगा ना इस बारे में। अब सरकार तो जवाब दे नहीं रही इस बारे में। दूसरी बात, विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि सिर्फ मांस पर प्रतिबंध क्यों, मदिरा पे भी लगना चाहिए। देखिए, जब एक चीज पे प्रतिबंध लगाया उससे क्यों बिल मिला रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये जो है दूसरे की बात तो करते हैं लेकिन पहले की बात को भूल जाते हैं। असीम बकार जी, मुझे बताइए कि ये मांस से किसको फायदा होने वाला है? और आखिरकार ये मांसाहार जो है वो जो नुकसानदायक है तो है, सबके लिए है, लेकिन बात वो नहीं है कि सरकार ने जो प्रतिबंध जिस चीज पर लगाया है उस पर किसी को ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए और उसको सांप्रदायिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? ये जो एक परंपरा है और एक हमारी एक आस्था का, विश्वास का मामला है, उसमें किसी का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए? वसीम साहब, ये बहस सिर्फ यहां मीट बैन तक सीमित नहीं है। कर्नाटक में हलाल और नॉन हलाल पर भी बहस चल रही है, मांसाहार पर बहस चल रही है। क्या भोजन पर यह बहस जायज है? अगर आपका जी बोलिए। देखिए सर, सरकार ने बैन लगाया है। जायज नाजायज का तो सवाल ही खत्म हो गया। अब सरकार ने बैन लगा दिया है तो अब तो बहस करनी ही पड़ेगी उसके ऊपर। बंसल जी ने कहा कि जो मांसाहार लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मांसाहारियों से तकलीफ है, नफरत है, खूब रखिए। नहीं, भारत में 72% लोग मांस खाते हैं। सुनिए सर, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि भारत में 72% लोग मांस खाते हैं। मांसाहारी जो है वो 72% है और मुसलमानों की आबादी तो 14% है। तो ये 58% लोग कौन है? सुनिए सर, नहीं, हलालाहारी और फलाहारी सुनिए। आप जो मांस हलाल होता है एक्चुअल में कभी डॉक्टर से पूछिएगा जाकर, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि हलाल मांस में और झटके के मांस में क्या फर्क है। अच्छा, डॉक्टर बताएगा? हलाल मांस जब होता है उसमें से जब जानवर पैर चलाता है तो उसके बदन से खून निकल जाता है। कौन से मदरसे के डॉक्टर का? नहीं, सब किसी से पूछ लीजिए। मदरसे से पढ़ा हुआ डॉक्टर क्या? और दूसरी बात सर, आपके बीच में बोला नहीं, मैं पूरी बात बोल दूं फिर आप पूछिएगा। पूरी बात देखिए, हलाल का मतलब होता है जायज। हलाल का मतलब होता है जायज। तो ये बता दीजिए कि ये जो पेट्रोल एक हफ्ते में 7 रुपए 20 पैसे बढ़ा दिया गया 1 लीटर पे, ये जनता के साथ ये हलाल है सरकार के लिए या ये झटका है? ये झटका है? नहीं, जवाब तो दीजिए। सर, ये सरकार के प्रवक्ता से लेंगे। फिलहाल पेट्रोल के दाम पर चर्चा नहीं हो रही है। आप कह रहे हो कि हलाल झटका है, बेहतर होता है। बंसल जी, हलाल वो कह रहे हैं कि सेहत के लिए अच्छा होता है, और दूसरा सवाल ये उठाया कि अधिकतर जो लोग हैं वो मांसाहारी हैं, तो फिर इस तरह के बैन क्यों? पवन जी, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि मैंने ये नहीं कहा, ना कोई कह सकता है इस बात को कि कोई जो मांसाहारी है वो गलत है या उससे नफरत करनी चाहिए, नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ वो मांसाहारी है और हलालाहारी है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। हलाल जो है देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त जो एक संस्था है जो कि हलाल सर्टिफिकेशन करती है। आप मुझे बताइए कि हलाल के नाम पर न सिर्फ मीट
बल्कि बिल्डिंग तक बन रही है। और वो हलाल का पैसा किसको जा रहा है, कहां पर खर्च हो रहा है, वो हलालोनॉमिक्स के माध्यम से देश को कमजोर करने के जो षड्यंत्र जिहादी तत्व कर रहे हैं, इसके बारे में संपूर्ण देश जान चुका है अब इनको। अब ये जो हलालोनॉमिक्स है वो देश में अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आप देखिए जिस तरह से कर्नाटक में पहले टीपू हलालोनॉमिक्स, ये बड़ा शब्द आपने इस्तेमाल किया है। नदीमुद्दीन जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे एक बार ये समझ लेते हैं। जब कहा जाता है कि हलाल है, हलाल इस्लाम में क्या है, उसका महत्व क्या है, और क्या हलाल सिर्फ मीट तक सीमित है? हलाल बिल्डिंग, हलाल बैंकिंग, क्या है ये हलाल? देखिए, इसको समझने के लिए शरीयत ने जिन चीज़ों को हलाल किया है, मुसलमान उसको हलाल जानते हैं। रहा सवाल कि हलाल प्रोडक्ट्स क्या अडानी अंबानी यूज़ नहीं करते हैं? अडानी और अंबानी ने हलाल सर्टिफिकेट नहीं लिया है। बंसल से मेरा चैलेंज है, वो उनकी मजबूरी है। आपके जैसे लोगों ने जबरदस्ती उनको उगाई का तरीका है। नहीं, आप इंटरप्ट करेंगे तो डिबेट नहीं होता। आप पहले सुनने का धैर्य रखिए। आपके मैंने भी सर एक बार सुन लेते हैं। नदीमुद्दीन जी, हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि हलाल होता क्या है और सर्टिफिकेशन कैसे होता है? हलाल का प्रोसेस बताएंगे या सिर्फ झटका और काटने की विधि तक ही हलाल सीमित रहेगा? इस्लाम में हलाल क्या है? देखिए, बहुत सारे चीजों नहीं सुनिए, अरे सुनिए, झटका कितने मंदिरों पर बलि देते हैं, काट करके फेंक देते हैं, जब तो आपको समझ में नहीं आया। कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता, किसी मंदिर में बलि नहीं होती। बंसल साहब, आप इंटरप्ट मत करिए। आपकी जब बारी आएगी अगर झूठ बोलेंगे तो मुझे इंटरप्ट एक बार सुन लीजिए बंसल जी, फिर इसके बाद आपके पास आएंगे। बंसल जी एक बार सुन लीजिए, सुनिए पहले, फिर बात आगे बढ़ेगी। अरे सुनिए, दशहरा में लाखों बकरे काटे जाते हैं तेलंगाना में झटके के साथ। क्या झटके से मार देना, क्या उसको तकलीफ नहीं देना है? मैं कहता हूँ इस्लाम में हलाल अल्लाह का नाम लेकर के जानवर को ज़बह किया जाता है, उसको हलाल कहते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सुअर की चर्बी, बहुत चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसको इस्लाम मना किया करता है। तो मैं कहता हूँ कि जिसको हलाल खाना है वो हलाल खाएगा, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाएगा। अडानी और अंबानी ने हलाल का सर्टिफिकेट क्यों लिया? अडानी और अंबानी पर जाके बाइकाट करो, शर्म है तो उनका घेराव करो। ये गरीबों पर जाकर के क्यों जुल्म करते हो? और तो क्या अल कबीर, अरे सुनो यार, एक मेरे मन में सवाल आया कि क्या गैर मुस्लिम को हलाल नहीं खाना चाहिए? क्या गैर मुस्लिम को हलाल भोजन नहीं करना चाहिए? इस्लाम क्या कहता है? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, चाहे हलाल। देखिए सुनिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब रहा सवाल झटके का, दो तरह का मांसाहारी होता है, एक झटके के साथ, एक हलाल के साथ। जो झटका खाता है वो झटका खाए, जिसको हलाल खाना हलाल खाए। इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है? अल कबीर तेलंगाना के अंदर ये किसका है? ये मुसलमानों का नहीं है। ये हलाल सर्टिफिकेट लेकर के गल्फ में बेचते हैं। शर्म आना है तो इनको कहो। बीफ कंपनियों से बीजेपी करोड़ों रुपया डकार लेती है, और बंसल जैसे बेशरम लोग बीजेपी की मुखालिफत नहीं करते, बाइकाट नहीं करते हैं। हिम्मत है तो बंसल चैलेंज करो बीजेपी को, निजी हमले ना करें। बंसल जी के पास चलते हैं। बंसल जी, इनका कहना है कि गैर मुस्लिम भी हलाल खा सकता है, खाना चाहिए, उसमें अल्लाह का नाम लेकर जबा किया जाता है। पवन जी देखिए, इन्होंने अपनी बात को ही खुद ही जुटला दिया, और जब इनसे जवाब नहीं बचा तो बौखलाने लग गए, और विनोद जी को विनोद और जाने क्या क्या बोलने लग गए। ये इनकी संस्कृति हो सकती है, मेरी नहीं है। देखिए, मेरी संस्कृति नहीं है। मेरी संस्कृति कहती है कि किसी जानवर को भी अगर मारना है तो उसको कम से कम तड़फा के मत मारो। ऐसे मत मारो कि जब तक उसका पूरा एक बूंद जो खून है वो नीचे टपक न जाए, तब तक उसको काटो मती। ऐसे नरसंस हत्यारे हैं ये लोग। जो भी हलाल के माध्यम से जो हलाल बेचते हैं वो नरसंस हत्यारे हैं। संपूर्ण देश के लिए कलंक है वो, और भारत की मान्यता और भारतीय विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा आघात है ये लोग। और मैं कहता हूं अल्लाह के नाम पर काटी हुई कोई चीज। एक सेकंड सर, नंद किशोर गुर्जर जी थोड़ा देर से इस डिबेट में जुड़े हैं, एक बार उनसे संपर्क कर लेते हैं। नंद किशोर गुर्जर जी, आपने एक चिट्ठी लिखी थी महापौर को, जिसमें कहा गया कि ये एयरफोर्स का दायरा है, 10 किलोमीटर में मांस और मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेयर ने सिर्फ 9 दिन के लिए आदेश दिया है। आपको इस आदेश से राहत मिली या नाराज हुए कि 365 दिन की मांग की थी, सिर्फ 9 दिन की मांग मांगी है? देखिए, मेरी जो विधानसभा है वो लौनी है, और लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, तो वहाँ मांस की दुकान नहीं चल सकती।
और ये राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है। ये किसी धर्म का, या जो अभी बात कर रहे थे झटका का हलाल का, पहली बात तो मैं झटका हलाल समझता नहीं क्या है। मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ। जो झटका हलाल कर रहा है उसके साथ ऊपर वाला झटका हलाल ही करेगा आने वाले टाइम में, ये भी तय है। लेकिन जो मांस की दुकान है मेरे यहाँ वो चलती नहीं है। कई बार इलीगल दुकानें वहाँ खुलती हैं, उनको हम अपनी जो एक जिम्मेवारी है, एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, अधिकारियों को कह करके, जो कहीं ना कहीं अधिकारी कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनसे कह करके उनको बंद कराते हैं। तो मेरे यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है कि 9 दिन की बात है। मेरे यहाँ तो परमानेंट 12 महीने चलने वाला है। तो आप कह रहे हो कि ये तकनीकी आधार है, देश के खिलाफ है क्योंकि वहां एयरपोर्ट है, लेकिन आदेश में तो धर्म के आधार पर ही कहा गया है ना कि 9 दिन के नवरात्रे हैं इसलिए बंद किया जाए। तो क्या आप महापौर पर दबाव बनाएंगे कि 365 दिन के लिए आदेश लागू करें? नहीं, देखिए महापौर को दबाव नहीं बनाएंगे हम। उनको जानकारी नहीं होगी कि यहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, उनको हम दोबारा चिट्ठी लिखेंगे और उनको बताएंगे कि यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। इसलिए नवरात्रों में तो जो ऑर्डिनेंस के बाहर है एरिया, उसको भी बंद करने की बात हमने की है। लेकिन जो उस दायरे में आता है गाजियाबाद, और मेरी विधानसभा पूरी तरह से उसमें आच्छादित है, और मेरे यहाँ के मुस्लिमों को मैं बधाई देता हूँ। अभी एक भाई चिल्ला रहे थे, अभी मेरा पता नहीं क्या नाम है उनका, आपसे पता चल जाएगा, लेकिन उनके चिल्लाने का, उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग थी वो बहुत गलत थी। उन्होंने जिस तरह से निजी हमला किया वो बहुत गलत बात थी। मेरे यहाँ का मुस्लिम है, उससे इन्हें सबक लेना चाहिए। इतना शानदार मुसलमान है कि जिस तरह से उन्होंने बकरा ईद पे हमने एक अपील की थी, तो वहाँ बकरे का केक बना करके इको फ्रेंडली ईद मनाई थी, जिसका फॉलो लखनऊ में सिया मुसलमानों ने किया था। तो ऐसे मुस्लिम भाई जो हैं इस हिंदुस्तान में, जो बिना वजह तालिबानी सोच के आधार पर कुछ भी बोलते हैं, वो गलत है। जो सही है, जो कानून के दायरे में संवैधानिक है, उसको मानना चाहिए, और वो मानते हैं। तो मेरे यहाँ तो बकरा केक का काट करके जिस तरह से हम नारियल चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ भी पहले बलि प्रथा थी, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जो एनजीटी के मामले हैं और जो पॉल्यूशन बढ़ा है, कोरोना है, तो अगर लोग सफाई से रहना चाहते हैं और शाकाहारी बनना चाहते हैं तो तकलीफ क्या है? शाकाहारी बनने में तकलीफ क्या है वकार साहब? तर्क ये दिए जा रहे हैं कि भाई तकनीकी आधार है बैन करने का, जबकि आदेश जो आया उसमें धार्मिक आधार है। मांस खाना या ना खाना किसी का निजी अधिकार हो सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो शाकाहार सबको बनाने की बात कर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर की शाकाहार को अपनाएं, ये सलाह कितनी जायज? देखिए नंदकिशोर गुर्जर जी, बंसल जी, मैं नदीम साहब से गुजारिश करूंगा कि बात को ठीक से सुनिए। ये मांसाहार को जोड़ रहे हैं मुसलमानों से ना, ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों को ही बस तकलीफ दी जाए। नहीं, मैं पहले सवाल पूछा, मैंने फिर से पूछ रहा हूँ, गुज्जर जी से पूछ रहा हूँ। हलाल है मुसलमानों से जुड़ा हुआ, मांसाहार नहीं है। गुज्जर जी से पूछ रहा हूँ। हाँ तो सीधी सी बात आप बोलिए ना कि आपको ना गोश्त से नफरत है, ना मांसाहार से नफरत है, जिसका जो दिल चाहे खाए, आपको सिर्फ हलाल जो गोश्त है उससे प्रॉब्लम है। आप बोलिए ना, सीधी बात बोलिए, ये बोलिए सीधी बात बोलिए। तो सर आप क्यों आते हैं मुसलमानों की दुकान पर खरीदने के लिए? जिहादी क्यों बनाना चाहते हो आप, मुझे बताइए ना। आप युगादी को जिहादी क्यों देखिए, बनाना चाहते हो? आपका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। आपका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। आप समझिए बात नहीं। आपका दिमागी, मैं यही तो साबित कर रहा हूँ कि गोश्तखोर तो आप भी हैं। नदीमुद्दीन साहब, गोश्तखोर तो आप बता रहे हैं। नदीमुद्दीन जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शाकाहार को अपनाने में दिक्कत क्या है? मुझे बोलने दीजिए। मुझे नहीं, मैं जो बोलने जा रहा था, देखिए बंसल जी को अब मैं बोलने नहीं दूंगा, तब तक नहीं बोलने दूंगा जब तक आप मेरी आवाज नहीं बंद कर देंगे। बंसल जी एक करके सुन लीजिए, अच्छा टाइम है हमारे पास, कोई ब्रेक नहीं है, एक बार सुन लीजिए। मैं खराब है, आदमी सबके पीछे बोल रहा है। इससे पूछिए इस आदमी से कि भारत में 72% लोग मांसाहारी हैं। फिर उसके बाद आएंगे आप। जो 72% लोग हैं, गुज्जर साहब से पूछ रहा हूं, गुज्जर साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जब अमेरिका गए, तो उनका जो मेन्यू गया था उसमें मांसाहारी डिशें थी। उनसे पूछिए जरा एक बार, आपके ही प्रधानमंत्री साहब मांसाहारी थे, आपको क्या प्रॉब्लम है? भारत है जिसका जो दिल चाहे खाए,
जिसका जो दिल चाहे पहने। आपको तो हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा सर, ये तरीका गलत है। नंदकिशोर गुर्जर जी, क्यों दिक्कत हो रही है? वो कह रहे हैं कि सबको आजादी है खाना चुनने की, तो फिर उसमें सरकार कौन होती है बताने वाली कि क्या खाएं और क्या ना खाएं? गाड़ी की डिक्की में फाइल रखी बिट्टो की, निकाल लो। नहीं, आपने भी और जो विकार साहब हैं उन्होंने भी नीचे इस बात में विकार डाल दिया। मैंने ये नहीं कहा कि किसको क्या खाना है, मैं किसी के खाने पे बैन लगाने नहीं जा रहा हूं। मैंने तो कहा था कि मेरे यहाँ के मुसलमान बहुत शानदार हैं और पूरे भारत के मुसलमान बहुत शानदार हैं। कुछ ही जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं उनके दिमाग में ही केवल फितरत है, क्योंकि उनको बाहर से फंडिंग होती है। मेरे यहाँ का मुसलमान जब भगवान श्री राम का मंदिर बना, उसका अनाउंस हुआ, तो उन्होंने जश्न मनाया। उन्होंने कहा भगवान श्री राम हमारे पूर्वज थे, क्योंकि इस्लाम से पहले सनातन धर्म था। जो 2-4 लोग बचे हैं जो विदेशी आए थे, उनमें से बचे हुए जो लोग हैं और जो जिहादियों से मिलकर फंडिंग लेते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा कि शाकाहारी बन जाएं, किसको क्या खाना है वो उसकी मर्जी है, मैं किसी को रोकना नहीं चाहता। मेरा तो ये कहना था कि अगर कोई अपनी मर्जी से शाकाहार या मांसाहार किसी को चुनना चाहता तो किसी को क्या एतराज है? नदीमुद्दीन जी, अगर ये कह रहे हैं कि सबको आजादी है तो फिर तो आप बहस कह रहे हैं खत्म हो कि जो जानी लोग चाहिए। मांसाहारी हैं वो जिहादी हैं, विदेश से फंडिंग आती है, आप इतनी बातें बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 72%, 14% मुसलमानों को निकाल दीजिए तो 58% हिंदू गोश्त खा रहा है, तो आपके हिसाब से जिहादी है वो सब? नहीं, जो 58% हिंदू खा रहे हैं वो जिहादी मना ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हर किसी को अपना बात कर रहे हैं। अपने धर्म पे आरोप लगा रहे हैं, एक बार अपने धर्म पे आरोप लगा रहे हैं आप। नदीमुद्दीन जी, आपको शर्म नहीं आ रही विधायक जी? हलाल क्यों थोपना चाहते हो आप? हिंदुओं पर हलाल क्यों थोपना चाहते हो और हिंदू त्योहारों पर ही इसको बेचना क्यों चाहते हो? नहीं, पहले आप झटका खाइए पवन जी, मैं इनकी बात का जवाब आप दूंगा। झटका खाइए, झटका नहीं, आप झटका खाइए, बंसल जी आप झटका खाइए, अपने परिवार को भी झटका खिलाइए, क्या प्रॉब्लम है? प्लीज, अरे आप झटका खाओ, झटका खाओ, हमें इससे संबंध नहीं है। क्या आप एक सार्थक झटका बहस खाइए, नहीं भैया होगी। क्या बकवास कर रहे हो चैनल में बैठ के? हमने क्या ये कहा कि जो मांस खाता है वो जिहादी है? परिवार को भी झटका खिलाइए। आप हमारी बात को सुनेंगे? गुर्जर जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? आपसे आप बोलिए 1 मिनट, उसके बाद चल आगे बढ़ेंगे। नंदकिशोर जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ भैया, ये मैं विकार साहब को बताना चाहता हूं कि जो विकार है इनके मानसिक दिमाग में, मैंने किसी को मांस खाने वाले को जिहादी नहीं कहा। मैंने ये कहा जो हिंदुस्तान में जो जहर घोलना चाहते हैं, जो हर बात में बोलते हैं। मेरे यहाँ के मुसलमानों ने भगवान श्री राम का मंदिर बनने पे पटाखे छोड़े, और जब ईद आई, बकरा ईद, उस पर केक काट करके, बकरे का केक बना करके काटा, तो उनको मैंने कहा, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जवाब दो में आज बहस हो रही है कि खान पान पर धर्म का पहरा क्यों। बहस के पहले हिस्से में नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान, इसका एक भेद उन्होंने बनाने की कोशिश की। नदीमुद्दीन जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर जी कि जो मुसलमान राम मंदिर का स्वागत करता है, जो बकरे का केक काटता है, बकरा नहीं काटता है, वो अच्छा मुसलमान है। तो क्या अब ये बहस खान पान से लेकर अच्छे और बुरे मुसलमान तक जाएगी? अब मैं नंद किशोर को समझाना चाह रहा हूँ, एक विधायक है, एमएलए हैं नंद किशोर जी। बार बार मेरी बात को घुमा रहे हैं आप लोग। नहीं, सुनिए, अब जरा सुनिए सर, आप विधायक हैं, आप जरा सुनिए, एक बार सुन लीजिए, आएंगे आपके सर, नंदकिशोर जी आएंगे आपके पास। अब देखिए, जो मांसाहारी है वो अच्छा मुसलमान नहीं है, हमारे नंद किशोर जी कह रहे हैं, और जो मांसाहारी हिंदू है वो अच्छा हिंदू नहीं है, वो ये बोलना चाह रहे हैं। देश में अभी सैयद विकार ने एक अच्छी बात कही है, 70% से ज्यादा लोग मीट, मछली, चिकन, मटन खाते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि 50% से ज्यादा चिकन मटन के व्यापारी हिंदू हैं, तो सब आतंकवादी हैं, वो सब जिहादी हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बीफ कंपनियों से सबसे ज्यादा भाजपा डोनेशन लेती है, लाखों टन भाजपा सरकार में बीफ बाहर जा रहा है। अल कबीर, अल अरबिया से लेकर के ये लोग कौन है? मुसलमान नहीं है, ये सब जिहादी हैं, ये सब आतंकवादी हैं। गुर्जर साहब जरा तो भी शर्म करो। मैं कहता हूं अगर आपको इतनी चैलेंज है, सर आरोप लगाया आपने कि बीजेपी इन कंपनियों से डोनेशन लेती है, कोई नाम है आपके पास कंपनियों के, या सिर्फ हवा हवाई आरोप है? नहीं, बिल्कुल। अगर नहीं लेती है तो इनकार करें, नहीं लेती है तो इनकार करें। क्या गोवा के अंदर बीफ नहीं काटा जाता है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, भाजपा, कर्नाटका, ये भाजपा की सरकारें नहीं है,
मैं कहता हूं क्या भाजपा के लोग बीफ नहीं खाते हैं? नहीं कहा। किरण रिजिजू ने क्या कहा कि मैं बीफ खाता हूं? किरण रिजिजू को निकाल दो पार्टी से, अब वो आतंकवादी है क्या? राम माधव ने क्या कहा था? ये जीवन नंदकिशोर गुर्जर जी, आप कह रहे थे, आपकी बात को घुमा दिया। जो सवाल नदीमुद्दीन उठा रहे हैं उनका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा लगता है कि आपने डिबेट में जिनके कान कमजोर है उनको बैठाया है। मैंने जो बोला उसको किसी ने सुना नहीं है। आपका कान कमजोर है, ठीक करके मेरा जो नहीं डिबेट है। में बैठते आप गलत बोल रहे हैं। मैंने, अब मेरी बात को रोकिए मत आप। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। आप एकदम चुप रहिए, कुछ भी नहीं, चुप रहिए एकदम। सुन लीजिए, जो मैंने कहा है, जो मैंने कहा है वो बताऊंगा। मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आपके बीच में बोला नहीं, मैं बोला नहीं। शांत रहिए, एकदम शांत। डिबेट में बैठने का तरीका सीखो, कानून चेक कराया आया करो। डिबेट में बैठते हो। अरे जब हमने कहा है, अब हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनिए। नहीं, आपकी सुन ली मैंने, अब हमारी सुनो। पहले मुझसे पूछा गया है, बीच में नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी। ये बताइए मैंने ये कहा क्या कि मांस खाने वाला आतंकवादी है? कुछ भी बोलते हो, कुछ भी सुनते हो। हमने ये कहा था कि मेरे लौनी का मुसलमान जिसने इको फ्रेंडली ईद मनाई, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, फिर बोल रहे। अरे जवाब दे रहा हूं हर बात का, पहले सुनो आराम से। मैंने ये कहा, नदीमुद्दीन जी एक बार जवाब ले लीजिए, उसमें कोई आपत्ति होगी तो हम आपके पास आएंगे। एक बार सुन लीजिए उनको, बोलिए नंदकिशोर। हाँ, मिलकर के रहता है। कुछ जो कठमुल्ले हैं, जो जिनको बाहर से फंडिंग होती है, वो देश में बिना वजह की बातें करते हैं। जब भगवान श्री राम का मंदिर बना तो मुसलमानों ने स्वागत किया। धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर से लेकर पूरे भारत में स्वागत हुआ। उस टाइम भी केवल 2-4 लोग ऐसे थे, और उनकी आप जांच करा लो। मैं केवल उनके लिए कह रहा हूं, मुसलमान भारत का ज्यादातर 99.9% हिंदू से बना है, इसलिए वो खराब नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत शानदार है। आप उनमें है कि नहीं है आप तय करें। मैं इसको खाने के ऊपर नहीं कह रहा किसको क्या खाना है। मान लिया मैं शाकाहारी हूं, आप मांसाहारी है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कब कहा आपको, लेकिन सुना कर। पहले अगर नहीं सुनेंगे और कुछ भी कहेंगे, आतंकवादी कह दिया, जिहादी कह दिया। मैं कोई ऐसे ही नहीं बैठा हूं, मैं वकील भी हूं और इंजीनियर भी हूं, और मुझे अपनी जिम्मेवारी का पता है। मैं एक संवैधानिक पद पे भी हूं। नवरात्रों में हिंदू मुसलमान सब जगह, पूरे देश के अंदर कोई भी सरकार रही, मास को अपने आप मिल करके बंद कर देते थे कि हम हिंदू भाइयों का सम्मान करेंगे। अब रमजान आएगा तो उसमें हिंदू भाई भी सहयोग करते हैं। तो इसमें कूद के झटका, पता नहीं कौन सा और बता रहे हैं, झटका एक और क्या बता, हलाल। अरे इससे हमारा क्या मतलब है? कुछ भी करो, झटका करो, हलाल करो, हमसे क्या मतलब है? लेकिन जो सही बात है उसे तो करेंगे। नदीमुद्दीन जी वो कह रहे हैं कि मांसाहार खाने वालों को तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, सबको स्वतंत्रता है, आजादी है। आप ये कहां से ले आए कि मांसाहार करने वाले आतंकी हैं? ये कहां से आपने सुना? नहीं, वो जिहादी बोल रहे थे, जिहादियों को फंडिंग। मेरा एक सवाल है, किसका है? अल कबीर किसका है? मैं जवाब दूंगा इसका। अल कबीर किसका है? भारत से लाखों टन बीफ की सप्लाई हो रही नहीं हो रही है? वो क्या मुसलमानों की कंपनियां हैं? नहीं हो जाता। वो किन कंपनियां हैं? मैं आपको तथ्य लेके आऊं आपके सामने। कंपनियां हैं वो? मैं पूछ रहा हूँ मुझे अनुमति दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ किन की कंपनियां हैं? बंसल जी, आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, पिंक रेवोल्यूशन की बात करता है, आप बीफ पर बहस करते हैं। मोदी जी ने क्या कहा था? जी बंसल जी, मोदी जी ने क्या कहा था? इनका थोड़ा वॉल्यूम कम करिए पहले तो आप। ये बहुत बिलबिला गए हैं एक्चुअली। ये इनसे सुन लीजिए सर, बंसल जी को सुन लीजिए। अब आपने सवाल उठाया, जवाब ले रहे हैं हम। देखिए, दो बातें गंभीर हैं इसमें। एक तो इनको बता दूं, आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि गौ मांस के प्रतिबंध पर, किसी भी तरह के गौ मांस का प्रतिबंध जो व्यापार है भारत के अंदर टोटली प्रतिबंधित है। आप किसी देश को एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, एक कण भी कहीं भारत के बाहर गया हो तो मुझे दिखा दे। एक बात, ये झूठ बोलते हैं और झूठ पर जीते हैं और झूठी विवेचना करते हैं। मैं कहना चाहता था। और दूसरी बात सुनिए, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने वो तो आंकड़े, बीजेपी के तो आंकड़े नहीं दिए कि बीजेपी के नेता ये, वो नेता वो, इसने वो क्या, इसने ये कहा। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि मैं हलाल का क्यों विरोधी हूं। देखिए, हलाल को एक तो तड़पा के
जब तक उस पशु के अंदर से एक एक रक्त की बूंद नीचे नहीं टपक जाती तब तक ये काटते नहीं है। यानी ये नृशंस हत्या और नृशंस अत्याचार है जानवरों के ऊपर। नंबर 2, ये जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के सामने और वो जो हत्याकांड करते हैं उससे बच्चों की मानसिकता विकृत हो जाती है। और तीसरी बात ये कि जो हलाल के नाम पर जो व्यापार चल रहा है, जिस तरह की सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बनी हुई है इसमें, ये जमीयत उलेमा हिंद है या ये जो दारुल देवबंद है या और कुछ संस्थाएं जो कि बाकायदा जो इसका हलाल सर्टिफिकेशन करती हैं, उनके कनेक्शन या जो हलाल का व्यापार करने, हलाल का पैसा कहाँ का लगता है, ये एनआईए के जांच में इन केसेस में क्लियर हुआ है। आप नोट करिए, आप दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस जो मिर्जा हिमायत बेग बनाम महाराष्ट्र सरकार में था। आप देखिए लश्कर कनेक्शन, अब्दुल रहमान बनाम कर्नाटक सरकार, अर्शी कुरैशी बनाम केरल सरकार, तो ये पलारीवत्तन ISIS केस था, ये जयपुर का ISIS केस था, सिराजुद्दीन बनाम राजस्थान सरकार, ये 26/11 का जो मुंबई ब्लास्ट था उसमें शहीद जबूद्दीन बनाम महाराष्ट्र सरकार। ये जो केसेस हैं, इससे मेरे पास अनगिनत केसेस हैं जहां पर के ISIS कनेक्शन और जिहादी कनेक्शन, साथ में आपका हलाल कनेक्शन, हलाल की फंडिंग हो रही थी, हलाल का पैसा जो जिस तरह से ये लोग एकत्रित कर रहे हैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, हिंदू व्यापारों के माध्यम, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से, और जो भारत से बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए वकार साहब आप जवाब ले लेते सर, आपने बहुत लंबा बोला। आसिम वकार साहब ये कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल आतंकवाद के पोषण के लिए होता है, ऐसा आरोप बंसल जी लगा रहे हैं। कई केस गिनवाए उन्होंने। देखिए सर, जब शुरुआत हुई थी तो रिपीट कर लीजिएगा इस डिबेट को। शुरुआत जब हुई थी तो मांसाहारी जो थे, जो गोश्त खाने वाले लोग थे, वो जिहादी थे, आतंकवादी थे। लेकिन जब हम लोगों ने सबूत देना शुरू किए कि हम तो कम हैं, तुम्हारे लोग ज्यादा खाते हैं, तो वो टॉपिक धीरे धीरे ये भागने लगे। बंसल जी अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बंसल को पूरा सुना, बंसल की आवाज बंद कराइए। बंसल ने जब बोला तो सुना गया, लेकिन ये इतना मानसिक संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है, ये बीच में बोलने लगता है। इस तरह सर नहीं बोलने मत दीजिए, हम लोग को भी सुन लीजिए। देखिए, बंसल को भारत सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि बंसल को एनआईए का चीफ बना दें। तर्क से देंगे, सुनिए आप। तर्क तो नहीं है, ये कुतर्क करने लग जाते हैं। हाँ सर सुनिए। देखिए, अगर ये बीच में बोलेंगे तो गलत बात है। ये आपने पूरी बातें कही, आपने सब कुछ कहा, हम लोगों ने सुना, अब हमारी तो सुन लीजिए। नहीं, बेहुदा अगर बात करोगे तो बेहुदा बोला जाएगा, अगर बेहुदा बने की बात करोगे तो बेहुदा बोला जाएगा। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सुनने के लिए ये चैनल नहीं है। नहीं, हमें मर्यादा आती है सर। मेरे पास वक्त है, वकार साहब की बात सुन लीजिए। आपकी बात आ गई है, प्लीज समझिए। बंसल जी, बंसल जी रुकिए आप। वकार साहब बोलिए, आप 1 मिनट है आपके पास। देखिए मैं बंसल से कह रहा हूं कि बंसल में अगर हिम्मत है और बंसल वाकई में बेहतरीन एक पावरफुल मर्द है, तो कल से जाए अल कबीर और अलदुआ के सामने धरना दे दे और कह दे कि अपना जो सर्टिफिकेट है, हलाल वाला सर्टिफिकेट है, वो फाड़ दो। हलाल का सर्टिफिकेट फड़वा दो, हलाल का सर्टिफिकेट फड़वा दो, और मोदी जी से कह दो कि सबके हलाल सर्टिफिकेट बंद कर दो। आप फंस चुके हो। नहीं, सबके हलाल सर्टिफिकेट फड़वा दो, सबके हलाल सर्टिफिकेट फड़वा दो। देखो तुम्हारा कारोबार कैसा। फिलहाल हमारे पास इतना ही वक्त था, तो कुल मिलाकर जो खाने को लेकर, मांस को लेकर बहस कर्नाटक से शुरू हुई वो यूपी में आ गई है। लेकिन इस बीच एक बात में सहमति थी कि खाना खाना सबका निजी अधिकार है, तो सब अपने अधिकार का पालन तो करें, लेकिन सामने वाले की भावनाओं का ख्याल भी रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।